Move forward with a name, with a hunch, with a first step. जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कच्चा टूटे चूरा कांच कर ले। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कच्चा टूटे चूरा कांच कर ले। कच्चा टूटे चूरा कांच कर ले। उलझे क्यों पैरों में ये ख्वाब, कदमों से रेशम खींच दे, पीछे कुछ न आगे का हिसाब, इस पल की क्या रीस सींच दे। आग जुबान पे रख दे, फिर चोट के होठ भिगाएंगे, घाव गुनगुना हेलो 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 गीत बन जाएंगे। हेलो 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 पूरा भर ले, कच्चा टूटे गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कांच कर ले। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर हेलो 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 काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों में काला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा गुड है इवनिंग सारा। मेरे बच्चों, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? जैसे बताओ क्या हाल चाल मेरे बच्चों? ओ मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है? बोलो भाई, बोलो, फटाफट से बोलो, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग सोनू, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग संदीप, गुड इवनिंग मधु, गुड इवनिंग प्रखर, गुड इवनिंग खुशबू, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप? बढ़िया हैं जी। आप सब सुनाइए कैसे हैं? चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। कैसी है आपकी हेल्थ? अब ये तो चल रही है भैया। ये तो जब पूरा एक दो दिन आराम मिलेगा ना, जब सोने को मिलेगा 15-15 16-16 घंटे, तब जाके सही होती है। वो मिलेगा नहीं। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि हम जिस लाइन के अंदर हैं, या तुम जिस लाइन के अंदर हो, हमारी लाइन में भाई कोई संडे वनडे नहीं होता। ठीक है, ये हैप्पी संडे वनडे कुछ नहीं होता हमारी लाइन के अंदर। ठीक है जी। चलो आओ जी, फटाफट से अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब आज हमें कैपिटल गेन का चैप्टर एक बार हमें पूरा कंप्लीट कर देना है। और कैपिटल गेन का चैप्टर हम कंप्लीट करने के बाद कल की क्लास में फाइनली हम स्टार्ट करेंगे पीजीबीपी, और साथ में हम टोटल इनकम वाले क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो मतलब पीजीपी, टोटल इनकम, टीडीएस, इसको ना हम मिक्स करके चलेंगे। तो जब भी तुम क्लास में हो, आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन बस इतना सा कि आपने एक बार पीजीपी घर से रिवाइज करके आना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप ब्लैंक होके आ जाओ।
तो आपको दिक्कत आ सकती है, और 100% दिक्कत आ सकती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने पीजीपी जो भी क्लास के अंदर मैंने करवाया है या आपने कहीं से भी क्लास ली है, एक बार आपने जरूर पढ़ के आना है, क्योंकि हम पीजीपी, टोटल इनकम के क्वेश्चन और टीडीएस इसको हम आपस में एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अब जो हमारे पास अगले जीएसटी की हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे 18 तारीख से, ठीक है ना। जीएसटी की हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे 18 तारीख से, और 18 तारीख मेरा फिक्स हो चुका है। मतलब अभी वैसे हमारे पास 6-7 दिन अभी बीच में पड़े हैं, तो 6-7 दिन के अंदर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपने अच्छे से पहले एक बार चैप्टर वो गो थ्रू करके आना है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं भी रिवीजन कराऊंगा, तभी वो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करा दूंगा, मतलब पहले पीजीपी के प्रोविजन की रिवीजन कराऊंगा। अगर उस प्रोविजन से इंटरलिंक कोई क्वेश्चन होगा ना, तो वो साथ के साथ में डिस्कस कर लेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि पहले सिर्फ प्रोविजन प्रोविजन पढ़ाऊंगा, तो मतलब जहां जहां मेरे को लगेगा कि क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं, तो वो साथ के साथ हम इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से देखो 15 मार्च तक ना, मुझे उम्मीद है 15 से लेकर 17 मार्च तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। आपके एग्जाम जून में होंगे या मई में होंगे, अभी हम ये मान रहे हैं मई में है, ठीक है। और अभी 99% मान के चलो मई में ही है, 1% मान के चलो कि अगर जून में होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस टाइम मिल जाएगा। अब बोनस टाइम क्या मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट 1 महीना और रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो अगर 1 महीना और रिवीजन के लिए मिलेगा तो आप और बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो, बट उस बात को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। उस बात को हम दिमाग में लेके नहीं आते। अभी हम ये मान रहे हैं कि हमारे एग्जाम जिस टाइम पर हैं उसी टाइम पर होंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लो फटाफट से जी, हमें आज कैपिटल गेन का चैप्टर, सर सीएस वाले बच्चों के जून के बाद होंगे क्या? नहीं, उनके तो भाई उस सेम टाइम पर होंगे, आपके तो सेम टाइम पर ही होंगे, आपके तो ऑलरेडी डिले चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, बाकी चांसेस क्या पता बन जाए, वो मुझे मतलब इंस्टीट्यूट नोटिफाई कर देगा बहुत जल्दी। और हम अभी कुछ ना मान के चलें भाई किसी के एग्जाम डिले होंगे, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। अभी हम ये मान के चले कि हमारे एग्जाम सेम टाइम पर है। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब एक तो लास्ट क्लास में हमने कैपिटल गेन के काफ़ी सारे सेक्शन किए थे, अब कौन कौन से सेक्शन हमें करने, एक तो 50B हमारा बैलेंस बचा है वो भी करवाने जा रहा हूँ, और एक सेक्शन 54 की सीरीज, 54 की सीरीज में सारे सेक्शन नहीं आपने पढ़ने, एक तो 54 हो गया, 54F हो गया, 54EC हो गया, ये 3 आपके मेन सेक्शन है। एक साथ में 54B भी हम देख सकते हैं, बट ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में नॉर्मली हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक तो 50B हो गया, एक 54 है, और एक 54F है, और एक 54EC है, ठीक है। ये 3 मेन सेक्शन है। उसके बाद एक दो छोटे छोटे प्रोविजन और हैं कैपिटल गेन में, वो भी आज हम डिस्कस करके कैपिटल गेन को हम पूरा का पूरा पैक कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो री आवरी, लव यू सो मच, लव यू सो मच जी, लव यू सो मच। चलो आवरी फटाफट से आ जाओ, अब प्लीज बातचीत नहीं। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब याद करो 50B जो है ना, 50B हमारा किस कह रही है, 50B हमारा स्लम सेल का है। अब कोई थोड़ा बहुत याद कराएगा मेरे को स्लम सेल का मतलब क्या होता है। स्लम सेल के अंदर मैंने कहा था कि स्लम सेल का मतलब होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी अगर अपना पूरा का पूरा डिवीजन बेच देती है, यहाँ पे इंडिविजुअल एसेट की सेल नहीं हो रही। इट मीन्स अगर मैंने कोई अपनी पूरी की पूरी अंडरटेकिंग सेल कर दी, अगर मैंने कोई पूरा का पूरा अपना डिवीजन बेच दिया, तो उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, स्लम सेल बोलते हैं। याद करो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि इंडिया में सबसे बड़ी स्लम सेल जो हुई थी ना, वो अप्रोक्सीमेट हुई थी सन 2000 और 2001 के अराउंड। याद है वो एग्जांपल मैंने क्या दिया था? याद करो, मैं तुम्हें क्लास में कहा था कि रेमंड्स कंपनी ने, जो रेमंड्स कंपनी है, रेमंड्स कंपनी ने सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था। और रेमंड्स कंपनी का मेन काम क्या होता है, शूटिंग और शर्टिंग का। भाई रेमंड्स कंपनी के तो पेंट कोट आते हैं ना, तो रेमंड्स कंपनी के ना 19 मतलब सन 2000 या 2001 के अराउंड ना मार्केट में पूरी मोनोपोली थी। मतलब ये कहावत थी कि भाई जिस दूल्हे ने रेमंड्स का पेंट कोट नहीं डाला ना, उसकी शादी व्यर्थ है, उसकी शादी बेकार है। बिलीव में ऐसा होता था, मतलब हर शादी में रेमंड्स का पेंट कोट डलता था। मतलब इस लेवल की उसकी मोनोपोली थी कि पेंट कोट का मतलब जब बनेगा तो किसका बनेगा, वो रेमंड्स का बनेगा। दो कंपनी थी, एक तो रेमंड्स और एक थी सियाराम। मुझे नहीं पता आपने दोनों कंपनी का नाम सुना है, रेमंड्स का सुना होगा, एक कंपनी और है सियाराम। तो उस टाइम ना दोनों कंपनी का बहुत बोलबाला था। तो रेमंड्स कंपनी को लगा भाई मेरा नाम तो चल रहा है, तो रेमंड्स कंपनी ने क्या किया, मार्केट में अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया सीमेंट का।
अब सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो इनके कंसल्टेंट ने इनको बोला कि सर जो ये सीमेंट का बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो ये सीमेंट का बिजनेस आपके ना कप की टी नहीं है। अब अगर सीमेंट का बिजनेस आपके कप की टी नहीं है तो जितना जल्दी हो सके आप इस बिजनेस को बंद कर दो, नहीं तो आपके मेन बिजनेस से भी लॉस आना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है रेमंड्स कंपनी को कि सर जो ये वाला बिजनेस है, ये बिजनेस आपके कप की टी नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप इसको बंद कर दो, नहीं तो आपके मेन बिजनेस से भी लॉस आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर फाइनली रेमंड्स कंपनी ने क्या किया था कि पूरा का पूरा सीमेंट का बिजनेस एक जापानीज कंपनी थी, नाम याद करो, लफार्जे। आपको मैंने कहा था लफार्जे, एक कंपनी है लफार्जे। तो उन्होंने क्या किया था, रेमंड्स ने अपना पूरा का पूरा सीमेंट बिजनेस एक लफार्जे कंपनी थी उसको सेल कर दिया था 6,000 करोड़ का। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, तो क्या यहां पर इसने इंडिविजुअल एसेट बेची है या पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेची है? पूरी की पूरी अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जहां पर भी पूरा डिवीजन बिकेगा, जहां पर भी पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बिकेगी, तो उस केस में कैपिटल गेन जो निकालेंगे ना वो स्लम सेल के अंदर निकालेंगे, अलग अलग कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे। तो 50 बी का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि 50 बी का मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर कोई कंपनी अपना पूरा का पूरा डिवीजन बेच देती है, अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेच देती है, अपने पूरे की पूरी यूनिट बेच देती है विदाउट द ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल एसेट, उसको स्लम सेल वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब जब ये स्लम सेल में कवर हो गया तो दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि सर जैसे आपने बोला कि 6,000 करोड़ रुपए का उसने बिजनेस बेचा था, तो क्या सेल प्राइस हम 6,000 करोड़ रुपए लेंगे? लेते थे। आज से 2 साल पहले तक सेल प्राइस हम 6,000 करोड़ रुपए ही लेते थे। बट याद करो मैंने क्लास में कहा था कि यहां पर अमेंडमेंट आ गई थी, अमेंडमेंट क्या निकल कर आई थी, लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने सेल प्राइस कम दिखाना स्टार्ट कर दिया। भाई मैंने बोला ये बिजनेस मैंने बेचा है 4,000 करोड़ का और बाकी सारी की सारी मैंने ब्लैक मनी ले ली। अब सोच के बोलो अगर मैंने दिखाया 4,000 करोड़ का बेचा और एक्चुअल में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 8,000 करोड़ रुपए। अब दिखाया मैंने 4,000 का, एफएमई 8,000 रुपए है, एक्चुअल मैंने किया क्या होगा, 4,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी मैंने ले ली होगी। अब 4,000 करोड़ की ब्लैक मनी ले ली, उसका कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। रीजन क्योंकि 50 बी ने क्या बोला कि जो तुम्हारा एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही तुम्हारा सेल प्राइस बनेगा। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने सेल कंसीडरेशन को चेंज किया। अब 50 बी स्लम सेल में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि तुम्हारा सेल प्राइस क्या बनेगा, अब तुम्हारी 2 एफएमबी होगी। उन दोनों एफएमबी में से जो भी तुम्हारी हायर एफएमबी निकल कर आएगी ना वो तुम्हारा सेल प्राइस होगा। बस ये पर ध्यान दो, मैं दोबारा बोलूंगा, एफएमबी 1 और एफएमबी 2 इनमें से जो भी आपकी हायर एफएमबी होगी वो तुम्हारा सेल प्राइस बनेगा। अब एफएमबी 1 का मतलब क्या है? एफएमबी 1 का मतलब है कि जो भी आपने अंडरटेकिंग ट्रांसफर की है, उस अंडरटेकिंग जो आपने ट्रांसफर की, उस अंडरटेकिंग की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? एफएमबी 1 तो ये है। फिर जो आपने अंडरटेकिंग में एसेट ट्रांसफर की है, उन एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? दैट इज एफएमबी 2। तो एफएमबी 1 और एफएमबी 2, एफएमबी 1 और एफएमबी 2 इनमें से जो भी आपकी हायर एफएमबी होगी ना वो तुम्हें सेल प्राइस लेके चलना है। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है भाई, एफएमबी 1 है, एफएमबी 2 है, इनमें से जो आपकी हायर एफएमबी होगी वो हम यहां पे लेके चलेंगे, ये सेल प्राइस निकलेगा। तो अगर क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्लम सेल का, तो गलती से भी एक्चुअल सेल प्राइस मत देखना, वहां पे एफएमबी निकाल के दी होगी, हमें एफएमबी कंप्यूट कैसे करनी है वो नहीं सीखना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमें एफएमबी कंप्यूट कैसे करनी है वो नहीं सीखना चाहिए। हमें क्या देखना है, एफएमबी 1 और एफएमबी 2, 2 एफएमबी दी हुई है, उनमें से हायर एफएमबी जो है वो हमारा सेल प्राइस बन जाएगी। यहां पर हमारा काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब बच्चा ये बात कहता है, चलो सर सेल प्राइस तो यहाँ पे पता लग गया, देखो यहाँ पे लिखा भी है हायर ऑफ एफएमबी 1 और एफएमबी 2, इनमें से हायर जो होगा वो हम यहाँ पे सेल प्राइस लेके चलेंगे। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया सर, हमें सेल प्राइस लेना क्या। तो एक बच्चा ये बात कहता है सर सेल प्राइस समझ में आ गया, बट हमें कॉस्ट क्या लेनी होगी? भाई इतनी सारी, मान लो आपने बोला रेमंड्स ने सीमेंट का बिजनेस बेचा, अब सीमेंट के बिजनेस में इतनी सारी एसेट्स होंगी, तो अलग अलग एसेट की अलग अलग कॉस्ट लेंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई अलग अलग कॉस्ट नहीं लेनी, गवर्नमेंट ने कहा भाई अलग अलग कॉस्ट नहीं लेनी। अब गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई जो भी उस अंडरटेकिंग की, जो भी उस डिवीजन की नेट वर्थ होगी ना, तो नेट वर्थ जो होगी वो तुम्हारी कॉस्ट बन जाएगी। बस ये पर ध्यान दो साहिल, उसके अंदर इशू है यार, उस लेक्चर के अंदर ना इशू है, उस लेक्चर में कुछ इशू है, वो ना वैसे ही शो होगा, मैंने स्टाफ से बात की थी। नवंबर 24 वालों के लिए नहीं है जी,
नवंबर 24 वालों के लिए नहीं है, जून 24 वालों के लिए है। अगर नवंबर 24 वालों ने पहले पढ़ा हुआ है तो देख सकते हैं, नहीं पढ़ा तो देखने का फायदा नहीं है। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला कि बच्चा कह रहा है सर सेल प्राइस तो पता है। अब अगर सेल प्राइस मुझे पता तो हम मतलब कोस्ट क्या लेंगे, तो गवर्नमेंट कहती है भाई कोस्ट का क्या लेंगे, कोस्ट लेंगे नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है कि जो भी उस सीमेंट के बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होंगी उस एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, तो जो भी तुम्हारी नेटवर्थ निकल कर आएगी ना उसको हम कोआ और कोई के बराबर मान लेंगे, वो तुम माइनस कर देना, तुम्हारा कैपिटल गेन यहाँ पे निकल के आ जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, गवर्नमेंट ने ये बात कहना चाह रही है भाई जो भी आपकी एसेट्स है उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे। अब इसमें से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो भी आपके यहाँ पे एसेट्स निकल के मतलब जो भी ये नेटवर्थ निकल के आ रही है इसको तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा कैपिटल गेन यहाँ पर निकल कर आएगा। ये बात गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोली है। फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि सर एसेट को हम शॉर्ट टर्म मानेंगे या लॉन्ग टर्म मानेंगे, वो कैसे मानेंगे भाई, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है वो कैसे पता लगेगा। याद करो मैंने क्लास में कहा था, जब वो तुम्हारी अंडरटेकिंग बनी, जब वो तुम्हारी अंडरटेकिंग बनी और जब वो तुमने अंडरटेकिंग बेची, तो इसके बीच का डिफरेंस अगर 3 साल से ऊपर होगा तो सारा का सारा कैपिटल गेन तुम्हारा लॉन्ग टर्म आएगा। और अगर डिफरेंस आपका 3 साल के अंदर है तो सारा का सारा डिफरेंस क्या निकल के आएगा, वो शॉर्ट टर्म निकल के आएगा। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि इंडिविजुअल एसेट कब खरीदी है कब बेची है वो चेक ही नहीं करना, तुम्हारी अंडरटेकिंग कब बनी है और अंडरटेकिंग कब बिकी है, अगर ये डिफरेंस 3 साल से ऊपर होगा तो सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, नहीं तो सारे का सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा। बस ये पर ध्यान दो, ये भी हमें यहाँ पे देखना है। तीसरी बात मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन क्या आ रहा है, तीसरी बात ये निकल के आ रही है सर क्या हमें कैपिटल गेन निकालते हुए हमें इंडेक्सेशन करना है, आंसर इज नो। कभी भी स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं करते, जो भी तुम्हारी नेटवर्थ निकल के आएगी वही तुम्हारी कोआ एंड कोई के बराबर है, डायरेक्टली तुम्हें वही माइनस कर देनी है, उसको कोई भी इंडेक्स नहीं करना। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि जो भी तुम्हारी नेटवर्थ है उसको एज इट इज माइनस करना, उसको इंडेक्सेशन नहीं करना। फिर एक बच्चा कहता है सर नेटवर्थ के टाइम पर आपने बोला एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, बात समझ में आ गया, बट एसेट की वैल्यू क्या लेंगे भाई, एसेट की कोई वैल्यू तो लेंगे ना। और दूसरा अगर मान लो मैंने एसेट को रिवैल्यू करके दिखा दिया तो क्या आफ्टर रिवैल्यूएशन लेंगे या रिवैल्यूएशन इग्नोर करेंगे। तो पहली बात ये समझो कि अगर आपने किसी एसेट को रिवैल्यू करके दिखाया है तो रिवैल्यूएशन इग्नोर करोगे, रिवैल्यूएशन तुम्हें कंसीडर नहीं करनी, विदाउट रिवैल्यूएशन उसकी वैल्यू कितनी है वो तुम्हें चेक करनी है, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है पक्का पक्का। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो जी एक बार स्टार्टिंग से चेक करो, देखो अगर अंडरटेकिंग को आपने होल्ड किया मोर देन 36 मंथ, यस या नो, अगर यस तो लॉन्ग टर्म गेन आएगा और अगर नहीं तो फिर शॉर्ट टर्म गेन आएगा। लॉन्ग टर्म गेन है तो नो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, इन बेनिफिट इंडेक्सेशन का नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म गेन पे 20% टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म गेन पे क्या लगेगा, स्लैब रेट लगेगा। अब कैपिटल गेन कैसे निकालने हैं जी, कैपिटल गेन निकालने हैं वही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब सेल प्राइस। सेल प्राइस कैसे निकलेगा, सेल प्राइस निकलेगा FMV1 और FMV2 इनमें से हायर, देखो वही लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर कर रहे हो उस जिस डेट में ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन की FMV। अब FMV दो होंगी, FMV1 और FMV2, एक तो अंडरटेकिंग की FMV होगी और एक जो एसेट ट्रांसफर करे उसकी FMV होगी। दो FMV दी होंगी, उनमें से हायर वाली FMV वो तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगी। माइनस में क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे तुम्हारी कोआ। कोआ का मतलब क्या निकल के आ रहा है, नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब क्या निकल के आ रहा है, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दोगे। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि एसेट की वैल्यू क्या लेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला कि अगर वो डेप्रीशिएबल एसेट है तो हम क्या लेंगे, WDV लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इट मींस अगर वो डेप्रीशिएबल एसेट है तो डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद जो WDV आ रही है उस वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। फिर अगर मान लो उसमें कोई गुडविल है और गुडविल कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो उसकी कॉस्ट क्या बनती है, नील बनती है। अगर कोई एसेट सेक्शन नंबर 35 AD वाली है, अब मुझे नहीं पता आपको याद आ रहा नहीं आ रहा, याद करो PGP के चैप्टर में एक सेक्शन 35 AD था जहां पे 14 बिजनेस थे, 14 बिजनेस थे। अब उन 14 बिजनेस में अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो सारे के सारे बिजनेस जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है सारी की सारी अलाउड हो जाती है। अब जब ऑलरेडी डिडक्शन मुझे उस सेक्शन में अलाउड हो चुकी है सारी की सारी, तो अब कॉस्ट क्या बची, नील। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर उसमें 35 AD वाली एसेट है तो भी कॉस्ट क्या लेंगे, नील। और जो भी आपके अदर एसेट्स होंगी उसके हम क्या लेके चलेंगे, बुक वैल्यू लेके चलेंगे। इनको जोड़ने के बाद तुम्हारा एसेट्स आ जाएगा, लाइबिलिटी तुम्हें पता होगी माइनस करके नेटवर्थ तुम निकाल दोगे, बस ये पर ध्यान दो। अरे नालायक रोहित, नेटवर्थ माइनस करेंगे, कहता रहा हूं कोआ एंड कोई किसके बराबर है, नेटवर्थ के बराबर है। तो जो भी तुम्हारी नेटवर्थ निकल कर आएगी वो हमें माइनस करनी है। और नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, एसेट माइनस में लाइबिलिटी। एसेट का मतलब क्या होता है, डेप्रीशिएबल की WDV लेंगे
और अगर गुडविल है तो नील लेंगे, अगर 35 एडी वाली है तो भी नील लेंगे, अदर है तो बुक वैल्यू लेंगे। और रिवैल्यूएशन जो है देखो लिखा ना इग्नोर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन हमें इग्नोर करनी है, रिवैल्यूएशन वाला इफेक्ट हमें नहीं लेना, बस ये पर ध्यान दो। सर गोवा में एसटीडी पेड को ऐड नहीं करना है, एसटीडी एसटीडी इसमें कहां से आएगा यार, एसटीडी इसमें कहां से निकल के आ जाएगा भाई मेरे, एसटीडी कहां से निकल के आएगा इसमें, एसटीडी कब निकल के आता है, एसटीडी जब तुमने शेयर्स बेचे हो। यहाँ पे तुमने क्या बेचा है, पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेची है, यहाँ तो तुमने अंडरटेकिंग ट्रांसफर की है ना, शेयर्स बेचने वाली बात कहां से हो रही है, यहाँ पे 112A और 111A की बात नहीं हो रही, ये 20% टैक्सेबल कहां पर है, 112 में टैक्सेबल है, ठीक है ना। और ये शॉर्ट टर्म कौन से हैं, 111A वाले हो ही नहीं सकते, ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म है। 111 और 112 आते हैं किसमें, शेयर्स की सेल पर आते हैं, यहाँ पे शेयर्स थोड़ा बिक रहे हैं। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का। तो इस तरह से हम स्लम सेल की कैलकुलेशन करेंगे और तब जाके तुम्हारा कैपिटल गेन आएगा, उसके बेस पे टैक्सेबिलिटी कर देंगे। ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है जी, डन है। तो ये हमारा स्लम सेल है सेक्शन नंबर 50B जी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ जी, अब यहाँ पे 50C कल हमने समझ लिया, 50C एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला भी हमने समझ लिया जी, ठीक है जी। उसके बाद ये भी हमने समझ लिया 112A और 111A, ये भी हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब ये कैपिटल गेन के एग्जम्पशन पे आओ जी। हाँ शेयर्स में तो वही आएगा जी, शेयर्स में वही आएगा। सर 20% टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, हाँ पूजा 20% ही तो लगता है, ये हमने कल डिस्कस नहीं किया 112 और 112। अब 112 है शेयर्स वाले केस में है, 1 लाख का एग्जाम्प्ट है, 1 लाख के बाद 10% है, और अगर आप 112 में कवर नहीं तो 112 में कवर हो, तो 112 में लॉन्ग टर्म पे गया है 20% रेट ही तो है, तो वही तो बात यहाँ पे हो रही है जी। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ जी, अब आ जाओ सेक्शन नंबर 54, एक तो ये हमें देखना है, उसके बाद एक सेक्शन 54EC है, ये देखना है, 54F है, 3 मेन ये देखने हैं। आपको ना इन सेक्शन को पढ़ना सिखा देता हूं, अगर आपको इन सेक्शन को पढ़ना आ गया तो इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मुझे नहीं पता कितने बच्चे रेगुलर बैच वाले बैठे हैं और कितने बच्चे नॉर्मल वाले बैठे हैं, आपको मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये जितने भी सेक्शंस आपके सामने है ना, अब यहां पे इन सेक्शन को पढ़ने का तरीका क्या, पहले वो समझ लो। पहली बात ये समझो, सेक्शन नंबर 54 के जितने भी सेक्शन है, चाहे 54 है, B है, D है, F है, GA है, EC है, जितने भी सेक्शंस तुम्हारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे के सारे, पहली बात ये समझो, ये सारे के सारे कैपिटल गेन एग्जम्पशन के हैं। किसके हैं जी, ये सारे के सारे किसके हैं, ये सारे के सारे कैपिटल गेन एग्जम्पशन के हैं जी, ठीक है जी। ये जितने भी सेक्शंस है ना, ये सारे के सारे कैपिटल गेन एग्जम्पशन के हैं। सर क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, 100% चांस है क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बच्चा इसको छोड़ के जाता है। बहुत सारे बच्चे कैपिटल गेन के अंदर 54 की सीरीज छोड़ के जाते हैं, और एग्जामिनर को पता है कि आप छोड़ के जाते हो, इसलिए वो क्वेश्चन यहां से फ्रेम करता है, और है बिल्कुल सिंपल। अब ये जितने भी सेक्शंस है ना, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, सेक्शन 54F अलग करता हूं मैं, और बाकी जितने भी सेक्शन हैं अदर 54 की सीरीज में अलग करता हूं। अब अदर का मतलब 54, यहां पे अदर में क्या आएगा, ये 54 B D GA EC सब यहां पे 54F यहां पे, और एक सेक्शन और भी है 54 GB, बट वो नॉर्मली हमारे सिलेबस में कवर नहीं है, तो इसलिए उसको हमें डिस्कस भी नहीं करना। 54F अलग कर दो, और बाकी जितने भी सेक्शन 54 के अलग कर दो। अब ये हमने अलग क्यों किए, उसका रीजन है, अब उसका रीजन सुनो। ये समझो पहले 54 कहता क्या है, वो ये बात कहता है कि अगर आपके पास एक कैपिटल एसेट है, उस कैपिटल एसेट को आपने बेचा, उसको बेचने से तुम्हें कैपिटल गेन आया। अब कैपिटल गेन तुम सब जानते हो, या तो वो लॉन्ग टर्म होगा या वो शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म होगा तो नॉर्मली 20%, शॉर्ट टर्म होगा तो स्लैब रेट, अगर वो ट्रिपल बने वाला नहीं है तो स्लैब रेट लगेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है जो तुम्हारा कैपिटल गेन आया ना, ये सारा कैपिटल गेन हम एग्जम्प्ट कर देंगे। मतलब समझ पा रहे हो, मतलब गवर्नमेंट कह रही है सिंगल पैसा भी कैपिटल गेन हम टैक्सेबल करेंगे ही नहीं, हम कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी नहीं करेंगे। सारा टैक्स, जितना भी टैक्स है, सारा का सारा टैक्स हम छोड़ देंगे। अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, सारा का सारा टैक्स हम यहाँ पे कैपिटल गेन छोड़ देंगे, मतलब सारा का सारा कैपिटल गेन हम एग्जम्प्ट कर देंगे। कब कब
अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन सुनो, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, अगर आपके पास स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट है, आपने स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट को बेचा और स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट को बेचने पर जो तुम्हें कैपिटल गेन आया वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तुमने किसी स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट में ही इन्वेस्ट कर दिया। मतलब तुमने इसको कहीं और यूज नहीं किया, वेस्ट नहीं किया। जो तुम्हारा गेन आया उस गेन से तुमने फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी किसी स्पेसिफाइड एसेट में विद इन टाइम लिमिट। तो जो तुम्हारा ये गेन है ना, ये सारा का सारा एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है। तो एक बच्चा करे तो अच्छी बात है सर, हमारा जब गेन आएगा हम क्या करेंगे, हम उससे जो वो बोलेंगे वो खरीद लेंगे, बाद में बेच देंगे। गवर्नमेंट कह रही ना 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 ना, जो तुमने खरीदा वो इतने टाइम तक तुम सेल भी नहीं कर सकते। अगर तुम सेल करोगे तो जो तुम्हारे गेन एग्जम्प्ट हुए थे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। अब बच्चा कह सर ये समझ नहीं आ रही, ये बार बार आप स्पेसिफाइड एसेट वर्ड यूज कर रहे हो, क्योंकि हर सेक्शन में अलग अलग एसेट की बात बोली है। जैसे तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जैसे 54 में क्या बोला है, 54 में बोला है अगर तुम्हारे पास एक घर था, घर को तुमने बेचा, घर को बेचने से तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तुमने फिर घर खरीद लिया, तो जो पिछले घर पर तुम्हारे कैपिटल गेन आए थे वो तुम्हारे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अब ये घर तुमने खरीदना कब है, ये घर तुमने खरीदना है जब तुमने ट्रांसफर किया, उससे 1 साल पहले तुमने घर खरीदा हो या उसके 2 साल तक घर खरीद लिया हो। अगर तुम घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 3 साल तक तुम्हारे घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई हो। अगर तुम इनमें से कहीं पर फॉल कर रहे हो तो सारा का सारा कैपिटल गेन तुम्हारे हाथ में एग्जम्प्ट कर देंगे, सिंगल पैसा भी हम कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट भाई साहब यहां पर यह बात कहना चाह रही है, मतलब सिंपल सी बात गवर्नमेंट कहना चाह रही है, हम ये सारे गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। अगर 1 साल पहले तुमने कोई घर खरीदा या 2 साल के अंदर या 3 साल में कंस्ट्रक्शन, तो जो ये तुमने गेन यहां पर इन्वेस्ट किया है सारा गेन एग्जम्प्ट है। सर एग्जम्प्ट कितने हैं, जैसे मान लो 80 लाख रुपए गेन था, 80 लाख तुमने लगा दिए, सारा 80 लाख एग्जम्प्ट। सर 90 लाख लगा दिए, 80 लाख से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। सर 60 लाख लगाए, 60 लाख, 40 लगाए, 40, 20 लगाए, भाई साहब जितना गेन लगाओगे ना सारा एग्जम्प्ट कर देंगे। और अब जो ये तुमने घर खरीदा है इसको तुम, गवर्नमेंट कह रही है 3 साल से पहले सेल नहीं कर सकते, कम से कम तुम्हें 3 साल होल्ड करना पड़ेगा इसको। अगर तुम 3 साल से पहले बेच दोगे तो जो गेन एग्जम्प्ट हुआ टैक्सेबल है। एक बच्चा कह रहा है सर जितने मर्जी घर खरीद ले, भाई ऐसा है जैसे मान लो घर बेच के घर खरीद रहे हैं तो जितने मर्जी घर खरीद सकते हैं, सारे के सारे घर एग्जम्प्ट हो जाएंगे? आंसर इज नो। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कैपिटल गेन कितने हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो री, अगर तुम्हारे कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक के हैं, अगर तुम्हारे कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ तक के हैं तो हम 2 घर एग्जम्प्ट कर सकते हैं। 2 घर की यहां पे तुम्हें लिमिट दे देंगे, 2 घर तक एग्जम्प्ट है। बट अगर तुम्हारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर का है तो एक ही घर तुम परचेस कर सकते हो। अगर तुमने 2 किए, एग्जम्पशन 1 की मिलेगी। किसकी मिलेगी? जो मोर बेनिफिशियल टू असेसी होगा। और अगर 2 करोड़ तक के गेन है तो फिर दोनों के दोनों घर एग्जम्प्ट होंगे, 2 घर से ऊपर नहीं हो सकते। और अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो एक ही घर की एग्जम्पशन मिलेगी, जिसको तुम बोलोगे उसको एग्जम्प्ट कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो। तो ये बात यहां पे, इस तरह से बातें यहां पे लिखी हुई है। अब 54B में एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है। 54EC में गवर्नमेंट कहती है कि तुम लैंड और बिल्डिंग बेच के मतलब स्पेसिफाइड कंपनी के बॉन्ड्स परचेस कर लो। और 54EC में 50 लाख रुपए की लिमिट भी है कि 54EC में गेन जो एग्जम्प्ट होंगे हाईएस्ट 50 लाख तक होंगे, बस 50 लाख से ऊपर एग्जम्प्ट हो ही नहीं सकते 54EC में। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि 54 की सीरीज क्या कह रही है, वो ये बात कह रही है कि अगर ये एसेट बेचकर गेन आए ये वाले, इस गेन को तुमने फर्दर इन एसेट में लगा दिया तो पिछली एसेट को बेचने पर जो गेन आए थे वो सारे के सारे एग्जम्प्ट कर देंगे। अगर वो गेन आपने इन स्पेसिफाइड एसेट पर विद इन टाइम एसेट परचेज कर ली और इतने टाइम के अंदर आगे बेचोगे नीचे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं, देखो एक बार आपको 54 देखो पढ़ा देता हूं ताकि तुम्हें पढ़ने में थोड़ी आसानी हो, कि जब तुम इसको पढ़ो तुम्हें ये ना लगे भाई अजीब लग रहा है। देखो अब यहां पे एक बार चेक करना क्या कह रहा है 54 के अंदर। देखो यहां पे क्या लिखा है, तो चलो 54 पढ़ो। पहली बात एग्जम्पशन पढ़ने का तरीका देख लो, पढ़ना कैसे है। एग्जम्पशन किसको मिलेगी? एग्जम्पशन मिलेगी यहाँ पे इंडिविजुअल और एचईएफ को, इसको मिलेगी।
उसके बाद सर आपसे पढ़ने के लिए, एक बच्चा कह रहा है सर आपसे पढ़ने के लिए 3 साल वेट किया था, मैं 11th में था तब मेरे भैया आपसे सीएस एग्जीक्यूटिव में थे तब आपका लेक्चर देखा था, अब मैं सीए इंटर कर रहा हूँ और आपसे पढ़ रहा हूँ। क्या बात है, ओ माय गॉड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। देखो यही प्यार होता है, बंदा इस प्यार के लिए जी रहा है, और क्या है। जिंदगी तो कुछ नहीं है सर, नश्वर संसार है, कल आज है कल नहीं है, कुछ नहीं पता जिंदगी का। ये प्यार जो है ना, यही भाई साहब मोटिवेट करता है अंदर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, लव यू। आ जाओ इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बार यहाँ पे चेक करो क्या लिखा हुआ है जी। तो यहाँ पे एसेट ट्रांसफर की बात आ रही है। अब एसेट देखो, आपने एसेट ट्रांसफर कौन सा किया हो, रेजिडेंशियल हाउस। अब रेजिडेंशियल हाउस जो आपने ट्रांसफर किया हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट हो, मतलब उसको बेचने पर गेन कौन सा आया हो, लॉन्ग टर्म। अगर बेचने पर शॉर्ट टर्म गेन आया होगा, अगर बेचने पर शॉर्ट टर्म गेन आया होगा, उस केस के अंदर 54 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म गेन आना जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो फिर अगला क्या निकल के आ रहा है। अदर कंडीशन क्या है, इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी जो तुम्हारे पास है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कवर होनी चाहिए, मतलब या तो लैंड हो या बिल्डिंग हो या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच हो, ठीक है नहीं, वो उसकी बात कर रहा है, वो हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आगे उसके बाद क्या कंडीशन है, 1 रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया, 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी वेयर कैपिटल गेन डू नॉट एक्सीड 2 करोड़। और अगर 2 करोड़ तक कैपिटल गेन है तो भैया तुम्हारे हाथ में 2 घर तक हम एग्जाम्प्ट कर देंगे, 2 घर से ऊपर एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे। अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो फिर 1 घर एग्जाम्प्ट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो टाइम, अब कब तक परचेस करना है, परचेस करना है विद इन 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले, और 2 ईयर आफ्टर, 2 साल के बाद द डेट ऑफ ट्रांसफर। और अगर तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 3 साल तक तुम्हें कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी, अमाउंट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस और 2 हाउस एज द केस में बी, और कैपिटल गेन विच एवर इज दिस, वही बात आ गई ना। अगर मान लो कैपिटल गेन मेरे आ रहे हैं 80 लाख के, 80 लाख के कैपिटल गेन आ रहे हैं, अमाउंट इन्वेस्ट किया 90 लाख, तो 80 लाख एग्जाम्प्ट है। 80 लाख इन्वेस्ट किया 80 लाख है, 50 लाख किया 50 लाख है, 40 लाख किया 40 लाख है, तो भैया जो भी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन जो लेस होगा वो एग्जाम्प्ट होगा, बाकी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। फिर आगे उसने बोला, ध्यान से पढ़ना, हाउएवर, ये अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट है, हाउएवर इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस एक्सीड 10 करोड़, द अमाउंट एक्सीड 10 करोड़ would not be taken into for exemption, the maximum exemption limit can be claim ऐसे 10 करोड़। अब यहां पर 10 करोड़ रुपए की लिमिट आ चुकी है मेरे बच्चे, मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि भाई गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि एक घर तुम ले सकते हो, एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट गेन 10 करोड़ रुपए तक होगा। अब लोगों ने भाई साहब पता क्या किया, अब सोचना जो अमीर होंगे जैसे अंबानी अंबानी भाई, तो जो हजार हजार करोड़ रुपए, हाँ घर का मतलब फ्लैट, अब जो अंबानी अब ये तो 1000 करोड़ रुपए भाई साहब शादियों पे लगा रहे हैं। हमें 1000 करोड़ मिल जाए, हमारी तो पूरी जिंदगी निकल जाए उसके अंदर, और इन्होंने 1000 करोड़ 3 दिन में लगा दिए। अब जब इनके घर कितने कितने करोड़ के होंगे, 40-40 करोड़, 50-50 करोड़ के, तो जब ये घर बेचते होंगे भाई साहब इनको प्रॉफिट तो होता होगा अच्छा खासा। अब इन बड़े बिजनेसमैन ने क्या किया, घर ले लिया 15 करोड़ का, 20 करोड़ का, सारा गेन एग्जम्प्ट। अब गवर्नमेंट ने कहा तेरी ऐसे की तैसे, तो 10 करोड़ ही पढ़ाया था ना आपने, हाँ 10 करोड़ पढ़ाया था ना मैंने आपको, मैंने 2 लिमिट पढ़ाई थी। 2 करोड़ की लिमिट तो मैंने ये पढ़ाई थी कि अगर गेन 2 करोड़, अगर गेन 2 करोड़ तक के हैं तो 2 घर एग्जाम्प्ट है, अगर 2 करोड़ से ऊपर के हैं तो 1 घर एग्जाम्प्ट है। बट लिमिट कहां तक की है, 10 करोड़ से ऊपर तुम्हारा कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि मतलब वो जैसे मान लो 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, सारा गेन एग्जाम्प्ट हो गया, गवर्नमेंट ने कहा तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब, तुम 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ के तुम्हारे घर हम सारे एग्जाम्प्ट कर देंगे, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा भाई सुन, एग्जाम्शन है बिल्कुल है, एक घर की है, बट 10 करोड़ तक एग्जाम्प्ट करेंगे। अगर तूने इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर की है तो 10 करोड़ से ऊपर वाली को हम इन्वेस्टमेंट में कवर नहीं करेंगे, एग्जाम्शन जो मिलेगी वो 10 करोड़ तक गेन की मिलेगी, इसके ऊपर की एग्जाम्शन ही नहीं मिलेगी। सर हाउस सोल्ड करके हाउस ही परचेस करना है, ऑब्वियस ही बात है पूजा, कैसी बात कर रहे हो, जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये कंडीशन, तो कंडीशंस मतलब कंडीशंस ना, अब कंडीशन को तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगे, साफ साफ उसने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे बच्चे,
ओ मेरे बच्चे क्या लिखा है, देखो ना यहाँ पर क्या लिखा है, वो कह रहा है क्वालिफाइंग एसेट, कि मतलब आपको ये एसेट क्वालिफाई करने पड़ेंगे तब है। बार बार तभी तो एक बात बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पर लिखा है वही लेना है, मन मर्जी नहीं चला सकते, एग्जाम्शन तुम्हें तभी मिलेगी। ठीक है जी, तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स से निकल के आ रहा है कि अगर तुम्हारे गेन 2 करोड़ तक के हैं 2 घर ले सकते हो, वहां 10 करोड़ की बात आएगी नहीं। अगर गेन 2 करोड़ से ऊपर के हैं वहां लिमिट आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा 2 करोड़ से ऊपर के एक घर एग्जम्प्ट है, बट 10 करोड़ रुपए तक हम तुम्हें एग्जाम्प्ट करेंगे। 10 करोड़ से ऊपर अगर तुमने कोई घर परचेस किया है तो 10 करोड़ तक की एग्जाम्पशन मिलेगी, उसके ऊपर की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो तो बता दो जी। कुछ भी अजीब लग रहा हो तो बता दो मेरे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? तो इस तरह का ना ये आपका 54 है। देखो अब ये ना हर हर अब हर सेक्शन में कुछ ऐसी ऐसी बातें ना, देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड की, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची है, ठीक है, और खरीदी आपने कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, अब बच्चा कह रहा है सर अर्बन यहाँ पर क्यों बेची है? सर 12 करोड़ के हैं तो 10 करोड़ एग्जाम है, बिल्कुल। अगर 12 करोड़ के आपने कैपिटल मतलब घर खरीदा तो 10 करोड़ तक के गेन एग्जाम है, उसके बाद के टैक्सेबल है जी। सर 2 करोड़ तक 2 घर, 10 करोड़ तक एक घर, क्रक्स ये निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, अगर 10 करोड़ से ऊपर भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है 10 करोड़ से ऊपर नहीं लगा सकते हो 10 करोड़ से ऊपर, बट एग्जाम्पशन जो मिलेगी वो 10 करोड़ तक मिलेगी, उसके ऊपर के नहीं मिलेगी। अब ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्यों लिखा है, उसका रीजन है क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं होती। नहीं आ रही बात समझ? अब अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होती, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होती, तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि भैया अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होती है तो कलेश ही खत्म करो ना फिर तो, क्योंकि रूरल जो है वो कैपिटल एसेट तो होती ही नहीं है, तो उसकी ट्रांसफर पर गेन टैक्सेबल वैसे भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है अर्बन। तो आपने अर्बन बेचनी है, उसको बेचने पर जो गेन आएगा, फिर खरीदनी आपने कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, खरीद कोई भी लो, बेचनी कौन सी है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है। ऐसे 54D में आप क्या बेचोगे? लैंड एंड बिल्डिंग, जो कौन सी इंडस्ट्रियल, जो आपकी इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग है वो तुम बेचोगे। फिर 54EC इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, इसमें तुम लैंड और बिल्डिंग बेचोगे और खरीदने तुमने क्या है जी? खरीदने हैं बॉन्ड्स। ठीक है जी, बॉन्ड्स ऑफ NHAI और RECL और एनी अदर नोटिफाइड बॉन्ड। अब अदर नोटिफाइड बॉन्ड में ना इन्होंने 2 बॉन्ड और नोटिफाइड किए, तो पावर फाइनेंस कंपनी के और एक रेलवे फाइनेंस कंपनी के। ठीक है जी, 2 बॉन्ड है, नाम याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बस ये आपको मेन नाम ध्यान देने, NHAI और RECL। इसके बॉन्ड्स अगर परचेस करोगे 6 महीने के अंदर परचेस करें, 6 महीने के अंदर, तो 50 लाख तक के तुम्हारे कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, 50 लाख से ऊपर नहीं होंगे। जैसे 54 में लिमिट है ना 10 करोड़ की, एक घर 10 करोड़ तक का है, ऐसे आप 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख से ऊपर की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी जी। यानी घर मीन्स घर को फ्लैट भी मान सकते हो जी। सर 54 EC MTP के अंदर भी था, मैं कह रहा हूं इनमें से कोई ना कोई सेक्शन तुम्हारा होगा, पेपर के अंदर होगा। अब ना आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, यार एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने फिर 54F को अलग क्यों कर दिया? 54F को अलग करने का रीजन क्या है? अब सुनो F को अलग करने का रीजन क्या है। अब देखो रीजन क्या है, ये है 54 की सारी सीरीज, 54P, T, G, GA, EC और ये है F। अब सुनो क्या रीजन है। ये सेल प्राइस मान लो 80 लाख, ये भी मान लेते हैं 80 लाख, EOT 5 लाख, 5 लाख, यार है 75 लाख, यार है 75 लाख। ठीक है, और उसके बाद आपका 75 आ रहा है। अब यहाँ पे आप माइनस में कर दोगे वही आईकोआ, मान लो आई कोई मैं सीधी माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो 45 लाख, यहाँ भी मान लो 45 लाख। इसको हम बोलते हैं नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन। ये 30 लाख रुपए आ गया, ये भी आपका 30 लाख रुपए आ गया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, ये भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब सुनो क्या फर्क है, फर्क क्या आ रहा है, ये जितने भी सेक्शन है, ध्यान सुना बहुत, ये वाले जितने भी सेक्शन है ना, ये वाले आपके जो भी सेक्शन है, ये वाले ये कहते हैं इस गेन को इन्वेस्ट करोगे।
तो हम तुम्हारा ये गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। मतलब इन्वेस्ट में क्या करना है, गेन, तो गेन लगाओगे गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। जैसे 40 लाख लगाओगे तो 30 लाख कर देंगे, 30 लाख से ऊपर तो हो नहीं सकता। 30 लाख लगाओगे तो 30 लाख कर देंगे, 20 लाख लगाओगे तो 20 लाख एग्जाम कर देंगे, 10 लाख टैक्सेबल कर देंगे, 10 लाख लगाओगे तो 10 लाख, मतलब गेन लगाओगे तो गेन हम तुम्हारा एग्जाम कर देंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज ये बात कहती है। वो बात अलग है, स्पेसिफाइड एसेट में लगाना है, विद इन टाइम लगाना है, वो सारी की सारी बातें अलग है। फिर ये 54F एक लोता सेक्शन ये बात कहता है कि अगर तुम्हें ये गेन एग्जम्प्ट करवाने हैं 30 लाख रुपए, तो तुम्हें मेरे बच्चे ये 75 लाख रुपए जो है ना, ये तुम्हें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, ये फर्क है। ये मतलब ये 54F कहता है अगर तुम्हें 30 लाख रुपए एग्जम्प्ट करने हैं तो 30 लाख रुपए एग्जम्प्ट करवाने के लिए नेट सेल कंसीडरेशन, मतलब ये 75 लाख अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तब जाके तुम्हारे 30 लाख एग्जम्प्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब अगर मैं 75 लाख लगाऊंगा तब 30 लाख एग्जम्प्ट होंगे। यहां पे लगाना है नेट सेल प्राइस, यहां पे कैपिटल गेन नहीं लगाना, नेट सेल प्राइस लगाना है। अब अगर मान लो बच्चा कहता है सर अगर मैंने 80 लाख लगाए, तो भाई 80 लाख लगाए तो 30 लाख से ऊपर तो हो नहीं सकते। सर 75 लगाए तो 30 लाख एग्जम्प्ट होंगे। सर 60 लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 एग्जम्प्ट होते 75 लगाने पर, तो 60 लगाने पर कितने होंगे, प्रपोर्शनेट निकाल लो, उतने एग्जम्प्ट होंगे, बाकी टैक्सेबल है। तो 54F में ये फर्क निकल के आ रहा है। 54F मेनली ये बात कहना चाह रहा है कि अगर मान लो तुम ये लगाओगे तो ये एग्जम्प्ट कर देंगे, अगर इससे कम लगाओगे तो प्रपोर्शनेट, कि 30 लाख एग्जम्प्ट करते 75 लाख लगाने पर, तो 60 लाख लगाने पर कितना एग्जम्प्ट करेंगे, उसके बेस पे तुम कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी करोगे। ये गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो फटाफट से। लोग कर दो, इन दोनों के अंदर फर्क समझ में आ गया? तो 54F के अंदर बस ये फर्क है कि वहां पे नेट सेल प्राइस लगाओगे तब गेन एग्जम्प्ट होंगे, अगर नेट सेल प्राइस से कम लगाओगे तो प्रपोर्शनेट वैल्यू जो होगी वो एग्जम्प्ट होगी। उसके बेस पे कैलकुलेशन कर रही है गवर्नमेंट, बस ये बात कहना चाहती है। क्या पैक कर सकता हूं जी? डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब जो यहां पर लिखा हुआ है ना, अब जो यहां पे लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है जी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब इधर देखो, अब यहाँ पर भी देखो जी कितने एग्जम्प्ट है, वही 10 करोड़ की लिमिट यहाँ पर भी है। ये 10 करोड़ की लिमिट यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी खरीदना घर है आपको, तो जहां पर भी घर खरीदना है 10 करोड़ रुपए की लिमिट यहाँ पर भी एप्लीकेबल कर दी है कि 10 करोड़ से ऊपर के गेन एग्जम्प्ट नहीं होंगे। बस ये पर ध्यान दो कि 10 करोड़ तक के गेन एग्जम्प्ट हो पाएंगे, 10 करोड़ से ऊपर वाले गेन एग्जम्प्ट नहीं हो पाएंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपको दिखाता हूँ। देखो लिखा है ना नेट सेल प्राइस, नेट सेल प्राइस आपको लगाना है, यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं निकाला, नेट सेल प्राइस लगाना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा है प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट कैपिटल गेन एग्जाम होगा, प्रपोर्शनेट कैसे होगा मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये 54 की सीरीज का क्रक्स निकल के आ रहा है। ठीक है, अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट और बताता हूँ, देन उसके बाद ये हमारा टॉपिक पैक हो जाएगा। अब छोटे छोटे पॉइंट सुनो जी। पहली बात, अब एक तो ध्यान रखना कैपिटल गेन में बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। बॉन्ड्स हैं और डिवेंचर है, उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, बट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो बॉन्ड्स और डिवेंचर पे इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है उस पे इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। एक पॉइंट तो ये ध्यान देना चाहिए, बॉन्ड्स और डिवेंचर पर नहीं मिलेगा, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड में मिलेगा। एक और है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जो आपके सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होते हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड और कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, इन दोनों पर बेनिफिट मिलेगा, बाकी बॉन्ड्स और डिवेंचर पर नहीं मिलेगा। एग्जाम के लिए किसी काम का नहीं है, मेरे कोडिंग एग्जाम में बनना भी नहीं चाहिए और ना ये कोई बनने का स्कोप है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स और डिवेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता, बट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड हो गया या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हो गया, इन दोनों की ट्रांसफर पर इंडेक्सेशन मिल जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, एक पॉइंट तो ये। दूसरा फिर ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जो भी तुम एसटीटी पे करते हो, जो भी तुम एसटीडी पे करते हो, या तो 112A लॉन्ग टर्म गेन या 111A शॉर्ट टर्म गेन,
अब ये 112 ट्रिपल में लगते ही कब है, जब तुमने एसटीडी पे किया हो। तो गवर्नमेंट ने कहा जो भी तुम एसटीडी पे करते हो ना, दो केस है, या तो तुम एसटीडी पे करोगे परचेज पर, या तुम पे करोगे सेल पर। अब जो भी तुम एसटीडी पे करो परचेज पर या सेल पर, इसकी तुम्हें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। मतलब एसटीटी एक तरह से लगा लो, एसटीटी हमारा डेड लॉस है। एसटीटी हमारा डेड लॉस है। डेड लॉस मतलब हमने एसटीडी पे कर दिया, अब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर तुमने परचेज पर पे किया, तुम्हारी परचेज कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, नहीं होगा, डिडक्शन ही नहीं है उसकी। और अगर तुमने सेल पर पे किया तो वो सेल में से माइनस नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि अगर जो भी तुमने एसटीडी पे किया है 112 या 111 के अंदर, उसकी तो कोई भी तुम्हें डिडक्शन नहीं मिली, कोई डिडक्शन नहीं मिली। अगर तुमने परचेज पर पे किया तो परचेज कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। अगर तुमने सेल पर पे किया होगा तो सेल प्राइस में से माइनस नहीं करोगे। एसटीडी की कोई भी डिडक्शन तुम्हें कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं मिलनी, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का इसको लोग कर सकता हूं। चलो अब एक पॉइंट और बताओ जी। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे जिसको हम ट्रांसफर नहीं बोलते। अब उसमें मेन ट्रांजैक्शन कौन सी है वो दिमाग लगा के देख लेना चाहिए। एक तो किसको ट्रांसफर नहीं बोलते, पहला एचजीएफ का पार्टीशन। एचजीएफ के पार्टीशन को ट्रांसफर नहीं बोलते, तो अगर ट्रांसफर नहीं बोलेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। दूसरा गिफ्ट और विल। अगर तुम्हें गिफ्ट मिला, अगर तुमने गिफ्ट दिया या विल में, मतलब पापा ने बेटे को विल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, तो गवर्नमेंट ने बोला उसको हम ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, कोई भी कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है अमलगामेशन, अमलगामेटिंग कंपनी, अमलगामेटेड कंपनी को जो भी एसेट ट्रांसफर करती है, अगर अमलगामेटेड कंपनी इंडियन कंपनी है तो इस ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, इस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। मान लो आज अगर मान लो रिलायंस और वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो रहा है, तो मान लो अपनी वोडाफोन सारी एसेट अपना आइडिया में लेके जा रहा है, तो जो भी एसेट ट्रांसफर हो रही है इसको ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। तो अमलगामेशन वाले केस में ट्रांसफर नहीं है, प्रोवाइडेड अमलगामेटेड कंपनी जिसमें एसेट जा रही है वो कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। फिर चौथी होल्डिंग टू सब्सिडरी। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर कर रही है और सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी है और होल्डिंग कंपनी होली ओन्ड होल्डिंग है, मतलब होली ओन्ड सब्सिडरी है। ये सब्सिडरी कैसी है? होली ओन्ड सब्सिडरी। ये 100% शेयर होल्डिंग के पास है और सब्सिडरी इंडियन है, इसको ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, यहां पर कैपिटल गेन नहीं है। इसका रिवर्स, अगर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर कर रही है और होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग है और होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी है, इसको भी ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, इस ट्रांसफर पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। और फिर एक पॉइंट हमने और किया था, रिवर्स मॉर्गेज। अब रिवर्स मॉर्गेज पता है, वो सीनियर सिटीजन वाला कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखते हैं, फिर बैंक वाले उनको पेमेंट करते हैं जब तक वो जिंदा रहते हैं। तो रिवर्स मॉर्गेज के अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है उसको भी हम ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, उस पर भी कोई कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी नहीं करेंगे। तो ये मेन पॉइंट जो है वो सेक्शन नंबर 47 में निकल के आ रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन में ट्रांसफर से बाहर करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मेन ये पॉइंट बस आपकी कैपिटल गेन में है। मेन जो पॉइंट हमें कवर करने थे, उसके बाद कैपिटल गेन में और कोई पॉइंट हमारा खास बचा नहीं है। ठीक है जी, बाकी एक बार क्लास के नोट्स एक बार देख लेना सारे के सारे। अगर कोई पॉइंट मेरे कोडिंग तो पूरे हो चुके हैं, बट अगर फिर भी कोई एक आधा पॉइंट बचा है वो क्लास के नोट्स में अपने आप कवर हो जाएगा। एक बार ये सारा का सारा आपने गो थ्रू करना है, और हो सके तो आज रात में बैठ के ही कैपिटल गेन के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दो। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन उठाओ, कंप्लीट करो, सिंगल क्वेश्चन भी आपका बैलेंस नहीं रहना चाहिए, बस ये बात ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का डन। अब सुनो ध्यान से, अब कल की क्लास में पीजीबीपी प्लस में टीडीएस प्लस में टोटल इनकम कराने का मेरा तरीका क्या होगा, सारे प्रोविजन पहले नहीं कराऊंगा, प्रोविजन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये साथ साथ हमारे चैप्टर करते रहे। ठीक है, ताकि साथ साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते रहें, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो मतलब आने वाले अब जो भी दिन है बस हमें ये पॉइंट करने हैं। इस पॉइंट के बाद हमारा पीजीपी स्वाहा, मतलब इनकम टैक्स हमारा ऑलमोस्ट स्वाहा हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है। और आज हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक 22 है, तो आप 4-5 लेक्चर और लगा लो, 25 लेक्चर अप्रोक्सीमेट मतलब ये लगा लो, जिसमें इनकम टैक्स के हमने सुपर फास्ट तरीके से रिविजन कर ली है। देन अब कराऊंगा जीएसटी 1800 उसके बाद, और जीएसटी हम करेंगे बहुत तसल्ली से। जीएसटी का मेरा टारगेट है कि तुम्हें पूरे में से पूरे दिलवाने हैं।
बच्चा कह रहे हैं इनकम टैक्स का टारगेट, वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि इनकम टैक्स में दोनों का कंट्रीब्यूशन है। जीएसटी के अंदर मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि आपको जितने नंबर का जीएसटी ऑलमोस्ट हमें पूरे मिले, उसके अंदर एक नंबर भी हमारा कटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे टैक्स में काफ़ी अच्छे नंबर आने की उम्मीद होती है जी, ठीक है ना, क्योंकि जीएसटी इन कंपेरिजन टू इनकम टैक्स काफ़ी कम है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी कम है। बट मैं फिर बोलूंगा, कई बार बच्चे उसको लाइटली ले जाते हैं, तो हमें लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना उसको जी। बात समझ में आ रही है जी? चलो तो फिर बस आज इसको हम यहीं पर पैक करते हैं, यहीं तक आज हम करते हैं। बाकी फिर हम मिलेंगे अपना कल वाली क्लास में रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू ऑल, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।